हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इतिहास कक्षा 12। आज हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर को देखेंगे। 2024-25 पाठ्यक्रम है और यह जो प्रश्न है 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है जो है। चलिए प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। प्रारंभिक समाज में संगम साहित्य किस क्षेत्र की जानकारी प्रदान करता है। प्रश्न नंबर जो हम लोग का 1 है उसमें पूछा जा रहा है जो प्रारंभिक समाज है उसमें संगम साहित्य है वह किस क्षेत्र की जानकारी प्रदान करता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उत्तरी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत। तो सही आंसर यहाँ पर आपका है दक्षिणी भारत। संगम साहित्य क्या है, दक्षिणी जो है दक्षिण भारत के क्या है, प्रारंभिक समाज उसकी क्या है, राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना की जानकारी प्रदान करता है। जो संगम साहित्य है वो क्या है, दक्षिण भारत के प्रारंभिक समाज और उसकी जो राजनीति है वहाँ के राजनीति के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में और सामाजिक संरचना के बारे में जानकारी प्रदान करता है। संगम साहित्य एक प्रकार का जो कि दक्षिण भारत। हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास कक्षा 12 के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर को देखते हैं। पाठ्यक्रम जो इसका है 2024-25 है और यह जो है 2025 में होने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। ध्यान से सभी प्रश्नों को देखिएगा। टोटल 15 प्रश्न है, ठीक है। जल्दी जल्दी हम लोग जो है इसको कवर करते हैं। प्रारंभिक समाज में संगम साहित्य किस क्षेत्र की क्या है जानकारी प्रदान करता है। प्रारंभिक समाज में क्या है, संगम साहित्य किस क्षेत्र की जानकारी प्रदान करता है। 4 ऑप्शन है, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है दक्षिण भारत। संगम साहित्य क्या है, दक्षिण भारत के प्रारंभिक समाज उसकी राजनीति, अर्थव्यवस्था और क्या है, सामाजिक संरचना की जानकारी प्रदान करता है। देखिए संगम एक प्रकार का साहित्य वो क्या है, दक्षिण भारत के जो है प्रारंभिक समाज, वहाँ का जो शुरुआती समाज था और उसकी क्या है, वहाँ की राजनीति कैसी थी, वहाँ का अर्थव्यवस्था सिस्टम कैसा था और वहाँ की जो सामाजिक जो वहाँ के समाज की संरचना थी वो कैसी थी, इसके बारे में हमें कहीं ना कहीं जानकारी इससे मिलती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। गुप्त काल में सामाजिक वर्गीकरण का प्रमुख आधार क्या था। गुप्त काल जो था, जब गुप्त काल चल रहा था तो उस समय जो समाज का वर्गीकरण का जो है प्रमुख आधार क्या था, समाज का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, शिक्षा, संपत्ति, जन्म, व्यवसाय। तो 4 ऑप्शन में से सही आंसर जो है जन्म है, ठीक है। गुप्त काल में क्या है, सामाजिक जो है वर्गीकरण जो होता था वो जन्म आधारित था, जिसमें जाति और वर्ण व्यवस्था की क्या है प्रमुख भूमिका थी। जाति और वर्ण व्यवस्था की प्रमुख, वर्ण व्यवस्था आप लोग जानते ही हैं, जो है जाति जो है जो क्या है जन्म के आधार पर होती थी। जैसे क्या है, अगर शूद्र है अगर वो शूद्र में क्या है जन्म ले लिया तो वो क्या है जन्म पर आधारित है, तो क्या है वो शूद्र ही होगा, ठीक है। शूद्र का लड़का शूद्र ही होगा, ठीक है। वो शूद्र हो सकता है, न कि ब्राह्मण हो सकता है, ठीक है। ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण ही होगा। तो गुप्त काल में जो सामाजिक वर्गीकरण की जो व्यवस्था थी वो जन्म आधारित था, ठीक है। जिसमें क्या है जाति थी और वर्ण व्यवस्था की जो है प्रमुख भूमिका थी, जिसमें जमते सो जो है जाति में जो है जोड़ दिया जाता था और वर्ण जो व्यवस्था था उसमें कहीं ना कहीं जो शामिल कर दिया जाता था कि किस वर्ण में आएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। महाभारत में वर्ण व्यवस्था को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। महाभारत में वर्ण व्यवस्था को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है, ये प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। महाभारत में वर्ण व्यवस्था को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, धर्म आधारित, कर्म आधारित, शक्ति आधारित, व्यवसाय आधारित। तो यहाँ पर देखिए जो सही आंसर है वो क्या है, कर्म आधारित। जो महाभारत है वहाँ पर क्या है, वर्ण व्यवस्था को कर्म आधारित बताया गया है, जहाँ व्यक्ति को क्या है जो वर्ण है उसके कार्यों के आधार पर निर्धारित होता है। जो व्यक्ति का जो वर्ण व्यवस्था है, कहीं ना कहीं जो जाति प्रथा थी या जो समाज में जो 4 वर्ण व्यवस्थाएं थी उसका क्या है वो निर्धारित किसके आधार पर होगा, वो जो है उसके कर्म के आधार पर होगा। जैसा वो कर्म करेगा उसके आधार पर। अगर कोई शूद्र है तो वो क्या है, अगर पंडित का ज्ञान रखता है यानी कि वेद विद्वान है, जो है स्टूडेंटों को पढ़ा रहा है, शिक्षित कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो किसमें चला जाएगा, पंडित में, ठीक है। वो कहीं ना कहीं क्या है ब्राह्मण वर्ग में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि शिक्षण का काम कर रहा है, ठीक है। तो जो महाभारत काल था उसमें क्या है वर्ण व्यवस्था को जो है कर्म आधारित बताया गया है, जहाँ जो व्यक्ति होते थे उनका वर्ण क्या है उनके कार्यों पर आधारित होता था, न कि क्या है जन्म के आधार पर कि भैया आप जो है शूद्र हैं या क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय पैदा हुए हैं तो क्षत्रिय ही होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, आपके काम पर आधार पर, आपका जैसा काम होगा वैसा आपका वर्ण जाति होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। धम्म शब्द का उपयोग किसने जो है सामाजिक एकता को बढ़ाने के लिए किया। जो धम्म शब्द था इसका उपयोग किस राजा ने या किसने जो है सामाजिक एकता को बढ़ाने के लिए किया, समाज में एकता लाने के लिए। तो वो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कौटिल्य, कालिदास। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा अशोक। अशोक ने क्या है धम्म का उपयोग सामाजिक एकता और
क्या है समरसता के लिए किया, जो क्या है अहिंसा, समानता और दयालुता पर आधारित था। देखिए अशोक जब कलिंग का युद्ध लड़ा था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो इससे क्या है अशोक को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, जिसके बाद क्या है अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो उसी से संबंधित कहीं ना कहीं ये धम्म जो है क्या है एक प्रकार का क्या है शब्द है, ठीक है। तो इसका उपयोग उन्होंने किया था, जिसका उपयोग क्या है समाज में एकता लाने के लिए और क्या है समरसता के लिए जो कि क्या है अहिंसा, समानता और दयालुता पर आधारित था। क्योंकि जो अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था उसमें बहुत बड़ी हिंसा हुई थी, लाखों लोग मारे गए थे, जिसके बाद अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो नियम कानून थे वो जो है क्या है अशोक जो है मानने लगे, तो उनको क्या है उन्होंने धम्म का उपयोग किया, जिससे उन्होंने समाज में एकता, समरसता के लिए किया। ऐसे क्या है अहिंसा, इसमें जो मार काट का बढ़ावा नहीं था, ठीक है कि नहीं भैया, कोई भी मारपीट नहीं करेंगे, हम लोग युद्ध नहीं करेंगे। समानता और क्या है दयालुता पर आधारित था। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं, प्रारंभिक समाज में उच्च वर्ण को कौन सा वर्ण माना गया। जो प्रारंभिक समाज था उसमें जो उच्च वर्ण को कौन सा, जो उच्च वर्ण था उसे कौन सा वर्ण माना गया या कौन सा वर्ण बोला गया। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। इसे इस तरह आप समझ सकते हैं कि जैसे जो प्रारंभिक समाज था उसमें जो सबसे ऊंचा टाइप के लोग हैं या ऊंचा टाइप के विद्वान है, ऊंचे टाइप के व्यक्ति समाज है, उसे किस टाइप का उस समय क्या क्या कहा जाता था। तो क्या है देखिए 4 ऑप्शन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो आप लोग समझ ही रहे होंगे ब्राह्मण सही ऑप्शन हो जाएगा। ब्राह्मणों को क्या है धार्मिक और शैक्षिक गतिविधियों के कारण क्या है उच्चतम वर्ण माना गया। जो ब्राह्मण लोग थे वो क्या है धार्मिक पूजा पाठ कर्मकांड करवाते थे और इसके साथ ही वे क्या है शैक्षिक गतिविधियों, वो जो है शिक्षा का जो है कहीं ना कहीं कार्यक्रम पाठ्यक्रम जो है विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। तो इसीलिए क्या है उनको उच्चतम वर्ण माना गया। किस समय जो है यहाँ पर पूछा गया प्रारंभिक समाज में, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं, प्रारंभिक समाज में किस वर्ग को दास कहा जाता था। जो प्रारंभिक समाज था उसमें किस वर्ग को दास कहा जाता था। 4 ऑप्शन है, वैश्य, शूद्र, श्रमिक, समाज के निचले वर्ग। तो दास किसे कहा जाता था, समाज के निचले वर्ग। दास उन वर्ग के लोगों का समूह था जिन्हें समाज के क्या है निचले स्तर पर रखा गया और जिनके पास स्वतंत्रता सीमित थी। इन्हें जो है कहीं ना कहीं बाहर जो है निकलना वर्जित था, रात के समय निकला जाता था, दिन में बहुत सारे इन पर अत्याचार होते थे, अगर आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। तो दास जो है उन लोगों का समूह था जिनमें क्या है समाज के निचले स्तर पर रखा गया था, जिनके पास स्वतंत्रता सीमित थे। ये कौन थे, समाज के सबसे निचले वर्ग थे प्रारंभिक समाज में, ठीक है। किस वर्ग को दास कहा जाता था, तो जो समाज के सबसे निचले वर्ग थे। ये ऐसे लोगों का समूह था जिनमें क्या है समाज के निचले स्तर पर, इसको सबसे निचले स्तर पर रखा गया था, जिनके पास स्वतंत्रता सीमित थी, उनके पास कहीं ना कहीं जो है स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा नहीं दी गई थी। प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं, प्रारंभिक समाज में कुल का क्या महत्व था। कुल का क्या महत्व था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। प्रारंभिक जो समाज था उसमें कुल का क्या महत्व था। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आर्थिक संगठन, राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर जो सही आंसर हम लोग का हो जाएगा सामाजिक संगठन। कुल समाज की क्या है पारिवारिक इकाई थी, जो क्या है सामाजिक संगठन का आधार था। कुल क्या है समाज की जो है पारिवारिक, देखिए जो कुल है ये क्या है, कुल जो शब्द है कहीं ना कहीं कुल का क्या महत्व था, ये समाज की पारिवारिक एक प्रकार की पारिवारिक इकाई थी, जो क्या है सामाजिक संगठन का आधार था, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं, वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य क्या था। जो वर्णाश्रम धर्म है उसका उद्देश्य क्या था। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सामाजिक समानता, धार्मिक प्रचार, समाज का संतुलन बनाए रखना और क्या है कर संग्रह। तो क्या था वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य, सही आंसर है समाज का जो है संतुलन बनाए रखना, ठीक है। वर्णाश्रम धर्म है तो समाज का संतुलन बनाए रखना। वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य क्या है, समाज के विभिन्न वर्गों को क्या है उनके कर्तव्यों के अनुसार व्यवस्थित करना, ताकि समाज में क्या है संतुलन और स्थिरता बनी रहे। ये किसका था, वर्णाश्रम जो धर्म था उसका क्या है उद्देश्य था कि जो समाज में विभिन्न वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनको क्या है कर्तव्यों के उनका अनुसार उनको व्यवस्थित करना, ताकि वे समाज में संतुलन और स्थिति जो है बनी रहे, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं, यहाँ तक आप आ गए हैं तो इसे लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ध्यान रखिएगा ये पार्ट वाइज सीरीज चल रही है, तो सभी वीडियो के पार्ट देखिएगा कंप्लीट से, तभी आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से हो पाएगी। प्रश्न नंबर 9 है, जातक कथाएं किस समाज की जानकारी देती हैं। जातक कथाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जातक
कथाएं है, जो प्रश्न है ये पूछ देता है। ठीक है, जातक कथाएं किस समाज की जानकारी देती हैं? 4 ऑप्शन है, वैदिक समाज, बौद्ध समाज, जैन समाज, मौर्य समाज। तो सही आंसर यहाँ पे बौद्ध समाज। देखिए जातक बहुत ही बार बार कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जातक कथाएं क्या है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और प्रारंभिक समाज की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों की जानकारी देती है। देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित है और बौद्ध धर्म आपके इतिहास के बुक में है, इसका चैप्टर भी आप लोग के पाठ में है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जातक कथाएं से संबंधित प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जातक कथाएं में क्या है? बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है और जो उनकी प्रारंभिक समाज की जो सामाजिक और उस समय जो उनके प्रारंभिक समाज था शुरुआत में, उस समय की सामाजिक स्थिति क्या थी और आर्थिक परिस्थितियों के बारे में जानकारी देती है। किसमें? जो जातक कथाएं हैं बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, उनका सिद्धांत क्या था बौद्ध धर्म का, उस समय का समाज कहता था, उस समय की जो है आर्थिक स्थिति कैसी थी, लोग कैसे थे, ये सब जातक कथाएं में मिलता है। ठीक है, और बौद्ध धर्म के बारे में भी बहुत अच्छा खासा जानकारी मिलता है, इसीलिए प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है जातक जो है कथाएं, इससे प्रश्न ये जरूर पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। बौद्ध धर्म ने किस प्रकार की व्यवस्था का विरोध किया? बौद्ध धर्म ने किस प्रकार की व्यवस्था का विरोध किया? वर्ण व्यवस्था, विवाह व्यवस्था, व्यापार व्यवस्था, कर प्रणाली। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा वर्ण व्यवस्था। बौद्ध धर्म ने क्या है? वर्ण व्यवस्था का विरोध किया और समानता और बंधुत्व को महत्व दिया। वर्ण व्यवस्था में 4 सिस्टम थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, तो यहाँ पर बौद्ध धर्म में आगे आप जब इतिहास पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको पता होगा, जब चल रहा था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कहीं ना कहीं जो चल रहा था हिंदू वाला या सनातन धर्म जिसे क्या उसमें चल रहा था, जब आगे बढ़ने लगा धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था जब ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा हावी होने लगा तो बहुत सारे लोग असंतुष्ट हो गए। तो इससे क्या है, लोग क्या है धीरे धीरे बौद्ध धर्म अपना लिए, क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था का सिस्टम था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो सबसे निचले वर्ग के थे उन लोगों पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार होता था। तो इसीलिए बहुत सारे जो कहीं ना कहीं जो मतलब जिन पर अत्याचार होता था तो उन्होंने क्या है जो है बौद्ध धर्म अपना लिया। जो है अत्याचार वो सहन ज़्यादा नहीं कर पाए, उनका जो है बहुत स्तर पर विरोध भी होता था। उनका जो उच्च वर्ग के लोग होते थे वर्ण व्यवस्था में जो उच्च वर्ग के लोग होते थे वो विरोध करते थे और भी उन पर अत्याचार होता था। तो इसीलिए क्या है जो निचले वाले थे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, तो इससे वही लोग अपनाए थे और वही कहीं ना कहीं शुरुआत भी की। और भी बहुत सारे महानुभव और महान व्यक्ति थे तो वो लोग उसी में शामिल थे। वो लोग क्या किए कि बौद्ध धर्म जो थे, तो इसीलिए बौद्ध धर्म में क्या है वर्ण व्यवस्था का विरोध हुआ, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं वही लोग शामिल थे जो वर्ण व्यवस्था थे कहीं ना कहीं जो मतलब असंतुष्ट है। तो इसीलिए बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था और क्या है समानता और बंधुत्व को महत्व दिया कि सब लोग क्या है समान है और बंधुत्व और भाईचारे को बढ़ावा दिया कि कोई ऊंचा नीचा जो है छोटा ओटा नहीं है, बड़ा छोटा नहीं, छुआछूत बहुत चीज़ों का जो है बौद्ध धर्म ने विरोध किया था। वर्ण व्यवस्था का खास तौर में जो ऊंच नीच था इसमें कि ब्राह्मण सबसे ऊँचा है और क्षत्रिय मतलब एक तरह से जो सबसे क्षुद्र मतलब नीचे जाति के या नीचे का जो वर्ण है उसको मतलब हीन दृष्टि से देखना, इस चीज़ का क्या है बौद्ध धर्म ने विरोध किया था। प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार कौन था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, व्यवसाय, जन्म, शिक्षा, क्षेत्र। वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार कौन था? तो सही आंसर है देखिए जन्म। अभी ऊपर प्रश्न में बात हो रहा था, ऊपर वाले में कुछ पहले प्रश्न में क्या था वह जन्म के बारे में बात हुआ था। प्रारंभिक समाज में क्या है वर्ण व्यवस्था का मुख्य रूप से जन्म के आधार पर निर्धारित की जाती थी। ये देखिए ऊपर बात हुआ था जिसमें क्या है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो है 4 प्रमुख वर्ग जो है क्या है शामिल थे। लेकिन महाभारत में ऐसा नहीं था, अभी बताया गया ऊपर के कि महाभारत में कर्म के आधार पर था, लेकिन प्रारंभिक समाज जो था उसमें क्या था वर्ण व्यवस्था था। उस समय का जो समाज कहने के जो था उसमें उस समय के लोग क्या है मुख्य रूप से जन्म के आधार पर निर्धारित किया जाता था कि भैया जो है ओबीसी है या मान लीजिए चौहान है या अगर क्षत्रिय है, ठाकुर है, चमार का लड़का चमारी होगा, ठीक है। और कहें तो मतलब चौहान है तो चौहान का लड़का चौहानी होगा, राजभर है राजभर का लड़का राजभर होगा, ठाकुर है तो ठाकुर का लड़का ठाकुर होगा, पंडित है तो पंडित का लड़का पंडित होगा। मतलब जन्म के आधार पर क्या है उस समय जो समाज था उस समय के लोग थे वो निर्धारित किया जाता था। इस तरह जो है समाज 4 भागों में बढ़ गया था और जिसमें क्या है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 प्रमुख वर्ग शामिल थे। ब्राह्मण सबसे उच्च माने जाते थे, दूसरे नंबर पर क्षत्रिय थे, इनका काम था कि सुरक्षा सेवा करना, ठीक है, कहीं ना कहीं साम्राज्य की अपने, और ब्राह्मणों का काम था पूजा पाठ कराना, पढ़ाना। वैश्य जो है ये व्यापारी थे, वैश्य माने समझिएगा सिंपल है, वैश्य से नाम कुछ ऐसा आएगा कि कई बार आप लगेगा कि मतलब ये सबसे नीचे वाले, लेकिन नहीं, वैश्य का मतलब व से वैश्य, वैश्य व्यापारी, इसमें ऐसे वर्ग आते थे जो व्यापारी अधिकतर में थे, वैश्य थे, ठीक है, ये लोग व्यापार करते थे। और शूद्र ये सबसे निचले वर्ग के थे,
थे, ठीक है, इन्हीं पर ज़्यादा अत्याचार होता था, ये लोगों को मतलब एकदम हीन दृष्टि से देखा जाता था। ये सब वर्णन इतिहास में मिलता है। चलिए प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। प्रारंभिक समाज में जजमानी प्रणाली का अर्थ क्या था? प्रारंभिक जो समाज था उसमें जजमानी प्रणाली का अर्थ क्या था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, न्यायिक प्रक्रिया, व्यापारिक व्यवस्था, ग्रामीण सेवा व्यवस्था और क्या है, कृषि व्यवस्था। तो सही आंसर यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, ग्रामीण सेवा व्यवस्था। जजमानी प्रणाली क्या है, एक ग्रामीण व्यवस्था थी जिसमें क्या है, एक समुदाय दूसरे समुदाय को सेवा प्रदान करता था और क्या है, बदले में अनाज या अन्य वस्तुएं प्राप्त करता था। जजमानी प्रणाली में क्या था, एक यह जो जजमानी प्रणाली थी ये क्या है, एक क्या है, प्रारंभिक समाज के समय की थी जजमानी प्रणाली। तो ये क्या है, एक ग्रामीण जो है ग्रामीण व्यवस्था थी, ठीक है। ग्राम के समय जो है गांव के लोगों की व्यवस्था थी जिसमें क्या है, एक समुदाय दूसरे समुदाय को सेवा प्रदान करता था और बदले में क्या है, अनाज या अन्य वस्तुएं प्राप्त करता था। ये वही जो अर्थशास्त्र के भाषा में कुछ कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि एक वस्तुएं के बदले दूसरी वस्तु लेना। जब उस समय कहीं ना कहीं सिक्का उक्का या मुद्रा नहीं थी, मुद्रा मुख्य रूप से कहा जाए मुद्रा नहीं चलती होगी, तो उस समय क्या है कि मतलब आप गेहूं दे दीजिए, गेहूं दे के हम चावल ले लेंगे, चावल दे दीजिए, चावल के बदले हमको कुछ और चीज़ की ज़रूरत है तो हम आपसे ले लेंगे। कुछ इसी तरह 2 व्यक्ति हैं तो भैया हमारे पास चावल है, हमारे पास गेहूँ है, तो आप हमको चावल दे दीजिए, हम आपसे गेहूँ ले लेंगे, कुछ इसी तरह, ठीक है। तो वही क्या है, जजमानी प्रणाली थी। यह क्या है, ग्रामीण व्यवस्था थी जिसमें क्या है, एक समुदाय दूसरे समुदाय को सेवा प्रदान करता था और बदले में क्या है, अनाज या अन्य वस्तुएं प्राप्त करता था। प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में जाति व्यवस्था की आलोचना की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, पूछा जाएगा। जाति व्यवस्था देखिए भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में जाति व्यवस्था की आलोचना की गई है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जातक कथा, त्रिपिटक, महावंश और क्या है, दीघ निकाय, ठीक है। 4 ऑप्शन है, जातक कथा, त्रिपिटक, महावंश, दीघ निकाय। तो सही आंसर है त्रिपिटक। क्या है, त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक ग्रंथों में जाति व्यवस्था की आलोचना करते हुए समानता और बंधुत्व का प्रचार किया गया, ठीक है। त्रिपिटक जो ग्रंथ था उसमें क्या है, जाति व्यवस्था थी जी, जो बड़ व्यवस्था कहीं ना कहीं थी, जाति व्यवस्था भी था जिसमें शूद्रों को और भी बहुत से लोग थे उनको क्या है, सताया जाता था। तो त्रिपिटक जो ग्रंथ था बौद्ध धर्म का, इसमें क्या है, जाति व्यवस्था की आलोचना की गई और क्या समानता और बंधुत्व को जो है बढ़ावा दिया गया कि सभी लोग एक समान है, कोई भी नीचा ऊपर नहीं होता है। प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। प्रारंभिक समाज में महिलाओं की स्थिति का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? प्रारंभिक समाज में महिलाओं की स्थिति का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? 4 ऑप्शन दिए हुए, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, महाभारत, जातक। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा मनुस्मृति। प्रारंभिक क्या है, समाज में महिलाओं की स्थिति का वर्णन किस जो है ग्रंथ में मिलता है? मनुस्मृति में महिलाओं की स्थिति, उनके अधिकार और उनके कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं और आखिरी प्रश्न, एक बार फिर से आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्रमण परंपरा का संबंध किस धर्म से है? श्रमण परंपरा का संबंध किस धर्म से है? 4 ऑप्शन है, वैदिक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और दोनों है बी और सी। तो सही आंसर है दोनों बी और सी, जैन और बौद्ध धर्म। तो श्रमण परंपरा का संबंध जैन और बौद्ध धर्म से है जिसमें क्या है, तपस्या और क्या है, त्याग पर जो है बल दिया है। जैन और बौद्ध धर्म कहीं ना कहीं देखेंगे तो बहुत से मामलों में एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं, मतलब प्रतीत होंगे आपके इनके नियम कानून, बहुत सारी चीज़ें जो है इनके एक दूसरे से कहीं ना कहीं मतलब समानता दिखेगी, मिलते जुलते प्रतीत होते हैं। तो उसी में से क्या था, श्रमण जो है परंपरा था, जिसे जो क्या था, बौद्ध और जैन धर्म दोनों से मतलब संबंधित है। क्योंकि अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जैन और बौद्ध धर्म देखेंगे तो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते जो है प्रतीत होंगे। जैसे आप देखेंगे बौद्ध और जो है जैन है, दोनों में कहीं ना कहीं शांति, बहुत लोग रहते हैं, शांति प्रिय समुदाय टाइप के लोग हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इन लोगों में मिलती जुलती है। तो उसी में एक श्रमण परंपरा भी था जो क्या था, जैन और बौद्ध धर्म दोनों से संबंध रखता है, जिसमें क्या है, तपस्या और त्याग पर बल दिया गया। आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और इसे देख रहे हैं तो इसके जो सभी पार्ट वाइज चल रहे हैं सबको देखिए, जो है सभी जो है इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, अपने साथियों के साथ भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद।